नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 24 को पढ़ रहे थे। इसमें हमारी यूनिट 3 चल रही थी नीति काव्य परंपरा और रहीम, जिसमें हमने 3.1 से लेकर 3.3 तक के टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इस यूनिट का टॉपिक है 3.4 नीति काव्य परंपरा में रहीम का स्थान। देखें, मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के सुविख्यात और बहुपठित कवियों की पंक्ति में अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे प्रतिष्ठित रचनाकार हैं जिन्होंने बहुभाषाविद, साहित्य प्रेमी, समन्वयवादी, धर्म संस्कृति के पक्षधर की भूमिका के रूप में अपना ऐतिहासिक अवदान किया। जीवन की गहरी समझ और अनुभवों की विशाल संपदा से उन्होंने जो मर्मस्पर्शी काव्य रचा वह शाश्वत मूल्य का है। अब आज हम इसमें जो है रहीम दास के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो रहीम है ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि उन्हें बहुत सारी भाषाओं का जो है ज्ञान था और वह हर धर्म और संस्कृति का सम्मान करने वाले कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में, किताबों में जो है बातें नहीं, बल्कि अपने जीवन के जो असली अनुभव है उनको लिखा और उन्हीं को अपनी रचनाओं में पिरोया। इसीलिए उनकी बातें जो हैं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सच साबित होती हैं जितनी कि सैकड़ों सालों पहले होती थी। आगे देखें, 16वीं और 17वीं शताब्दी के साहित्यिक परिदृश्य में रहीम व्यापक भावबोध से अपने काव्य रचना फलक का निर्माण करते हैं। यह वह समय था जब भक्ति आंदोलन चरम पर था, रीति युग का शैशव था। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो रहीम है इनका समय अगर हम देखें तो 16 से 17वीं शताब्दी का था और ये हिंदी साहित्य के बहुत ही दिलचस्प समय में जो है आए थे। एक तरफ तो जो है भक्ति काल अपने शिखर पर था, यानी कि जो लोग थे वो ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए थे, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रीति काल की जो है वो शुरुआत हो रही थी। तो रहीम ने क्या किया, इन दोनों युगों के बीच के तालमेल को जो है बहुत खूबसूरती से अपनी रचनाओं में दिखाया है, भक्ति काल को भी और रीति काल को भी। ऐसे साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण में रहीम की काव्य यात्रा अपने समय की अनेक काव्य धाराओं, भक्ति, श्रृंगार और नीति को समेटते हुए समृद्ध होती है। अब ये जो रहीम जी थे इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये देखने को हमें मिलती है कि उन्होंने कभी किसी एक विषय को नहीं पकड़ा था। इनकी कविताओं में जो है हमें ईश्वर की भक्ति भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है और श्रृंगार भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है जीवन जीने के सही तरीके यानी कि नीति की बातें भी हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इन्होंने इन तीनों को एक साथ मिलाकर जो है साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया। पंडित विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में एक और तुलसी की सहज सरलता रहीम में संक्रांत हुई जो जनजीवन के साथ गहरे लगाव से आई है। दूसरी ओर फारसी और ब्रज भाषा के काव्य की पूरी भावुकता उनके काव्यों में संक्रांत हुई है। इसके कारण रहीम की काव्य यात्रा अपने समय की साहित्यिक काव्य यात्राओं का संगम बन गई है। अब एक विद्वान है विद्यानिवास मिश्र, इन्होंने क्या कहा रहीम के बारे में। इनका कहना यह था कि रहीम के काव्य में जो है हमें दो धाराएं देखने को मिलती है। पहली धारा तो वो है जो तुलसीदास जैसी सरलता लिए हुए है और जो हमें आम जीवन से जोड़ती है। वहीं जो दूसरी है वो है फारसी और ब्रज भाषा की वह गहराई और भावनाएं जो कि हमारे दिल को छू जाती है। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रहीम की जो कविताएं हैं वो अलग अलग भाषाओं और शैलियों का एक ऐसा संगम है जहां आकर सब कुछ जो है एक सा हो जाता है। ऐसा हमें इसमें देखने को मिला। आगे देखते हैं, मध्यकालीन हिंदी कविता में नीति की जो समानांतर धारा प्रवाहित हुई, रहीम उसके प्रतिनिधि कवि हैं। रहीम को मूलतः नीति कवि होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने नीति काव्य का सम्राट कहा जाता है। जो स्थान संस्कृत साहित्य में भरथरी को दिया जाता है वही स्थान नीति काव्य परंपरा में रहीम को दिया जाता है। जिस प्रकार सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के तथा तुलसीदास राम भक्ति शाखा के शीर्षस्थ कवि हैं, उसी तरह कबीर नीति काव्य के शीर्षस्थ रचनाकार हैं। उनके नीति परक दोहों को व्यापक स्तर पर लोकप्रियता मिली। अब यहाँ पर जो है हमें ये बताया गया है कि मध्यकाल में जहाँ कई कवि जो है भक्ति और प्रेम में लिख रहे थे, वहीं रहीम जो थे इन्होंने नीति यानी कि जीवन जीने के जो सही तरीके हैं उसकी एक पूरी धारा चलाई। इन्हीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा। रहीम जो है वो नीति काव्य के असली प्रतिनिधि और सम्राट माने जाते हैं और उसी तरह माने जाते हैं जैसे कि संस्कृत में जो कवि भरथरी हैं वो अपने नीति काव्यों और नीति बातों के लिए मशहूर है, वैसे हिंदी में नीति काव्य के लिए जो मशहूर है वो है रहीम। आगे हमें इसमें ये बताया गया है कि जब हम कृष्ण भक्ति शाखा की बात करते हैं तो हमें उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो सूरदास देखने को मिल जाते हैं। ऐसे जब हम राम भक्ति शाखा की बात करते हैं तो उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हमें देखने को मिल जाते हैं तुलसीदास। ठीक इसी तरह जो है जब नीति और व्यवहार की बातें आती हैं तो रहीम का जो नाम है वो अन्य कवियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचे स्थान पर आ जाता है। इनके दोहे जो है वो आज भी आम लोगों के बीच जो है बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनके दोहे सीधे दिल पर जो है असर करते हैं।
आगे देखें, रहीम में धार्मिक उदारता थी। उन्होंने धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सहज मानुष भाव से जीवन को जिया। दरबारी संस्कृति में रहकर भी जनजीवन की सच्चाइयों को जांचा परखा। इसीलिए उनके नीति परक काव्य का आधार वास्तविक जीवन और परिवेश है। अब ये जो रहीम है, इनकी विशेषता कहें या सबसे बड़ी खूबी कहें तो वो ये थी कि धार्मिक उदारता, यानी रहीम जो है किसी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बंधे हुए थे, बल्कि इन्होंने क्या किया, धर्म से ऊपर भी इंसानियत को रखा। और ये जो रहीम थे, ये राजाओं के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी आम लोगों की जो सच्चाई है उसको नहीं भुलाया, उसकी तरफ भी इनका पूरा ध्यान रहा था। इनके जो दोहे हैं वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया, अपने जीवन के जो अनुभव हैं उन पर आधारित अपने दोहों का जो है रहीम ने निर्माण किया। जीवन की अतल गहराइयों से अर्जित अनुभव और ज्ञान के आलोक से लोक व्यवहार का, जीवन प्रणालियों का, शालीनता का, सज्जनता का, सांप्रदायिक सद्भाव का, धार्मिक सहिष्णुता का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है वह शाश्वत महत्व का है। इसीलिए वह बृहत्तर समाज की वाचिक परंपरा का हिस्सा बन जाता है। रहीम के नैतिक संदेश सार्थक जीवन से संबद्ध होने के कारण लोक जागरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। जातीय जीवन के संस्पर्श और युगबोध की गहरी चेतना से युक्त होकर वह उदात्त मूल्यों की आकांक्षा रखते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ये जो रहीम है, इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में हमें ये सिखाया कि समाज में जो है कैसे रहना चाहिए। इन्होंने हमें शालीनता, सज्जनता और आपस में मिलजुल कर रहने का जो रास्ता दिखाया वो आज के समय में भी बहुत ज़रूरी है। और इनके दोहे जो है वो समाज को जगाने का काम करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देते हैं, रहीम के दोहे। आगे देखें, जीवन के गहरे निरीक्षण और बहुविध अनुभवों से उपजी रहीम की नीतिपरक उक्तियां अपनी मार्मिकता के कारण जनमानस में लोकप्रिय हैं। तुलसी की चौपाइयों की तरह लोग उन्हें जब तब प्रसंगवश अथवा नैतिक उपदेश के रूप में उद्धत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक अनुभव। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वह जनता का प्यारा कवि होगा। अब यहाँ पे हमें बताया गया है रहीम के जीवन के गहन अनुभव के बारे में। तो रहीम जी जो थे ये समाज को बहुत गहराई से इन्होंने देखा था और बहुत अच्छे से परखा भी था समाज को। इनके दोहे इतने मशहूर इसलिए है क्योंकि ये जो है हमारे दिल को छू जाते हैं। जैसे लोग बात बात पर जो है तुलसीदास की चौपाइयाँ सुनते हैं, वैसे ही आज भी लोग जो है अपनी बातचीत में या किसी को अच्छी सलाह देने के लिए रहीम के दोहों का उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं। अब आगे देखें कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान रहे जो है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रहीम के बारे में कहा कि रहीम की जो बातें हैं वो लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रहीम ने क्या किया, अपने जीवन की जो कड़वी सच्चाई है उन्हीं को अच्छे से महसूस किया और फिर अपने दोहों में इसको लिखा। शुक्ल जी का ये भी मानना है कि जो कवि जनता के सुख दुख और असली हालातों को समझता है वही जो है जनता का सबसे सचेता कवि बन जाता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे देखें, हिंदी नीति काव्य परंपरा में रहीम सर्वोपरि है। रीति काव्य के क्षेत्र में गंग, नरहरि, वृंद बिहारी आदि ये जो कवि हैं उनके समकक्ष नहीं ठहरते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वृंद और गिरधर से उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए लिखते हैं, रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के समान कोरे नीति के पद्य नहीं है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। अब यहाँ पर जो है नीति कवियों में, अन्य नीति कवियों में सबसे श्रेष्ठ रहीम को बताया गया है। इसमें बताया गया नीति पर जो है गंग और बिहारी, साथ ही साथ वृंद जैसे कई कवियों ने भी लिखा है, लेकिन रहीम जो है इनका स्थान इन सभी कवियों से ऊंचा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि बाकी कवियों ने जो है शायद सिर्फ नियम या उपदेश देने के लिए जो है कविता लिखी थी, लेकिन रहीम के दोहों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे एक सच्चा और कोमल दिल धड़क रहा हो, और उनके यहाँ केवल जो है कोरी नसीहत हमें देखने को नहीं मिलती बल्कि सच्ची भावनाएं भी हमें देखने को मिलती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा रहीम के बारे में। आगे देखें, अब यहाँ पे हम जानेंगे परवर्ती कवियों पर प्रभाव। रहीम की नीतिपरक रचनाएं इतनी अद्वितीय हैं कि रहीम के समकालीन और परवर्ती बड़े बड़े कवियों पर उनका प्रभाव पड़ा। रीति सिद्ध कवि बिहारी, आचार्य मतीराम, रस मर्मज्ञ रसखान और रहीम का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। रहीम और बिहारी के भाव साम्य के उदाहरण स्वरूप इन दोहों को पढ़ा जा सकता है। अब जो है यहाँ पर बताया गया है कि रहीम जी की जो कविताएं हैं वो बहुत अनोखी थी। इनकी कविताएं इतनी अनोखी थी कि उनके समय के और उनके बाद आने वाले जो बड़े बड़े कवि हुए उन्होंने भी रहीम से बहुत कुछ सीखा, चाहे वह प्रसिद्ध कवि बिहारी हो, मतीराम हो या फिर रसखान हो। इन सभी महान कवियों ने क्या किया, रहीम के दोहों से सीखा और अपनी लेखनी में जो है इसको उतारा। इन्होंने रहीम के अंदाज को बहुत आदर्श माना था इन सब कवियों ने। अब यहाँ पर इनके कुछ दोहे दिए गए हैं, जिसमें एक हमें रहीम का दोहा दिया गया है और एक हमें दिया गया है बिहारी का दोहा। इन्हें जानते हैं।
सबसे पहले है, रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, मरो दमामो न बने सो चूहे की चाम। ये जो है रहीम का दोहा है। ठीक है, यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि ओछे या छोटे विचार वाले लोग, इनसे कभी बड़े या काम पूरे नहीं होते। जैसे 100 चूहों की खाल को जोड़कर जो है एक बड़ा नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता, ठीक यही बात जो है आगे के दोहे में बिहारी दास ने भी कही। वो देखे, इन्होंने कहा, कैसे छोटे नरनू ते सरत बड़न को काम, मड़ियो दमामो जात क्यों लही चूहे की चाम। अब यहाँ पे बिहारी ने ये कहा कि रहीम जी के विचार इतने प्रभावी थे कि बाद के कवियों ने जो है उन्हीं के उदाहरणों को लिया। आगे देखते हैं। रहीम की नीतिपरक उक्तियों की प्रभाव संपन्नता इतनी अधिक है कि वह आधुनिक कवियों के लिए भी आदर्श बनी। रहीम अपने नीति काव्य में मानवीय मूल्यों और नैतिक आस्थाओं के संरक्षण बनकर उभरते हैं। सर्वजन सुखाय और बहुजन हिताय की आकांक्षा से भरी उनकी लोक कल्याणकारी दृष्टि प्रभावित करती है। अब रहीम जी की जो बातें थी वो इतनी असरदार है कि आज के कवि भी जो है उनसे प्रेरणा लेते हैं। रहीम ने अपनी कविताओं के जरिए जो है अच्छे व्यवहार और नैतिकता को बचाने का काम किया। उनकी सोच हमेशा ये थी कि सबका भला हो और सब सुखी रहे, ये उनकी सोच थी। और उनकी यही समाज सेवा वाली सोच जो है उन्हें और कवियों से अलग बना देती है। आगे देखें। शील, धैर्य, सत्य, बल, विवेक, दया, समता, वीरता आदि के संकेतों से मानवतावादी अवधारणा को पुष्ट करते हुए रहीम का नीति काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बन गया है। इसमें समदृष्टि का ऐसा वातावरण है जहां सभी पार्थक्य मिट जाते हैं। जातिगत वैमनस्य, सांप्रदायिक विद्वेष के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि रहीम जी ने क्या किया, हमें धैर्य, सच, दया और बहादुरी जैसे गुणों को अपनाने की सीख दी है। इनके साहित्य में सबको एक बराबर देखा गया है। वहाँ ना तो जाति के नाम पर कोई झगड़ा है और ना ही किसी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव है। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सब मिलजुल कर रहे। इसीलिए उनकी रचनाएं जो है हिंदी साहित्य का एक अनमोल खजाना जो है मानी जाती है। इस तरह लोक जागरण की चेतना, मानवीय सरोकारों और रचनात्मक क्षमता में रहीम अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व बोध का निर्वाह करते हैं और एक आदर्श उपस्थित करते हैं। आज की विषम परिस्थितियों में रहीम के दोहे बेहद प्रासंगिक हैं। आतंकवाद, छल कपट, पारस्परिक द्वेष जैसी तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए रहीम के दोहे हमें जगा सकते हैं। जीवन के संघर्ष की पगडंडी पर विकट स्थितियों में रहीम की नीति और लोक व्यवहार की बातें मार्ग प्रदर्शक बन सकती हैं। अब यहाँ हमें ये बताया गया है कि आज के दौर में जो है जहाँ चारों तरफ हमें नफरत, धोखा और तनाव ये सब देखने को मिलता है, वहाँ पर रहीम के दोहे जो है वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं कि जब भी आप जीवन में मुश्किल वक्त से गुजरे या परेशान हो तो रहीम की जो नीति है उसकी बातों को हम एक गाइड या एक मार्गदर्शक की तरह समझें तो वो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएंगी और हमें जो है मानसिक मजबूती प्रदान करेंगी। आगे देखिए। अब हम इस यूनिट का जो है सारांश देखेंगे। इसके सारांश में हमें ये बताया गया है कि जीवन के गहन अनुभव और जांच पड़ताल से अद्भुत नीति परक उक्तियां जो है जन स्मृति का एक अविभाज्य अंग बन जाती है। ये उक्तियां समय समय पर समाज को अनुशासित और नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। नीति के अनेक पक्ष होते हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन से संबंध, सामाजिक जीवन से संबंध, परस्पर संबंधों पर आधारित आदि। कवियों के माध्यम से नीति की अभिव्यक्ति आसानी से संप्रेषित भी होती है और मानवीय चेतना को सहजता से प्रभावित भी करती है। भारतीय साहित्य में नीति काव्य की एक सुदृढ़ लंबी परंपरा रही है और यह परंपरा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी साहित्य में पहुंचती है। नीति विषय ग्रंथों में जो है महाभारत को प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत नीति काव्य के 3 प्रमुख देखे जा सकते हैं। पहला उपदेशात्मक रचनाएं, दूसरा रामचरितमानस जैसे प्रबंध काव्यों में प्रसंगानुसार अभिव्यक्त नीति वचन तथा विशुद्ध नीतिपरक रचनाएं। नीति काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य का रीतिकाल अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है। गिरिधर कविराय, घाघ, बंदीजन, बेताल, बुद्धिजन, दीनदयाल, गिरी, रहीम आदि इस धारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इस परंपरा में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। आज की विषम परिस्थितियों में भी रहीम के दोहे प्रासंगिक हैं, जीवन के अनुभवों से निश्चित हैं। ये दोहे भी आज के मनुष्य के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। यहाँ पे हमने इस यूनिट का सारांश देखा, अब इसे समझते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि रहीम जी जैसी जो नीति की बातें हैं वो केवल कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये जो है हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। ये बातें जो है हमें अनुशासन सिखाती है और समाज को सही ढंग से चलाने में जो है मदद करती है। नीति का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि
इसमें जो है हमारे निजी जीवन, समाज और आपस के जो रिश्ते होते हैं उनको निभाने के तरीके हमें शामिल करके दी जाते हैं। और ये बात बहुत हैरानी की है कि भारत में नीति की बातें लिखने की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी है। ये संस्कृत से शुरू होकर हमारे सामने आती है, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इन सभी भाषाओं से गुजरती हुई हिंदी में भी पहुंच जाती है। अगर हम पुराने ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं महाभारत को जो है नीति का सबसे बड़ा और मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जहाँ से हमें जीवन के बड़े सबक जो है सीखने को मिलते हैं। फिर मध्यकाल में अगर हम आए तो मध्यकाल में जो नीति है उसको 3 तरीके से लिखा गया। पहला वो कि सीधे उपदेश दे दिए गए, दूसरा रामचरितमानस जैसी रचना लिखी गई जिसमें बड़ी बड़ी कहानियों के बीच बीच में जो है हमें अच्छी बातें बताई गई, और तीसरा वो केवल नीति पर ही आधारित जो है कविताएं लिखी गई। और इन तीनों तरीकों से जो है कवियों ने समाज को सुधारने की कोशिश की है। फिर वैसे तो बहुत कवि हैं, लेकिन गिरिधर, कविराय, दीनदयाल गिरी जैसे कई महान कवि जो है नीति कवि हुए, पर इन सब में अगर हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान देखें तो हमें रहीम का देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रहीम के दोहे जो हैं उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से लिखे थे, और आज के कठिन समय में भी अगर हम रहीम के दोहों को समझें तो वो हमें जो है अंधेरे में रोशनी दिखाने वाले गाइड की तरह काम करेंगे और हमें एक सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका सारांश देख लिया। अब आते हैं इनके अभ्यास प्रश्न पर, इनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।